क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपका परिवार आप सब लोग सेफ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी कोरोना के बाद हमको जो दूसरी लहर देखने को मिल रही है वो हमें ब्लैक फंगस के बारे में देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में सुनी है, क्या करना है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे हर आदमी, हर बच्चा, हर कोई समझ सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या है। तो ब्लैक फंगस हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ब्लैक फंगस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक फंगस को ही हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है ब्लैक फंगस को। अगर मैं डॉक्टर की भाषा में बोलूं तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। और पहले इस वर्ड को जो यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता था ज़ैग्मोमाइकोसिस। ये भी वर्ड है जो इसी से रिलेटेड है। तो यानी अगर मैं ब्लैक फंगस बोल रहा हूँ, मैं म्यूकोरमाइकोसिस बोल रहा हूँ, मैं ज़ाइकोमाइकोसिस बोल रहा हूँ, तो यह मैं बात कर रहा हूँ फंगस के बारे में, यानी मैं ब्लैक फंगस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सीधा सा बात पूछूं, ये फंगस वर्ड क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए फंगस क्या होता है। अगर मैं फंगस के बारे में बात कर रहा हूँ तो फंगस वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों से अलग है। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों से जो अलग नज़र आता है वो हमारा फंगस होता है। फंगस का काम क्या हो गया? फंगस वो हो गया जो बैक्टीरिया के साथ मिलकर ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको ब्रेक करता है। या मैं फंगस को बोलूँ तो फंगस हम बहुत तरीके से जानते हैं। हम बोलते हैं स्किन इन्फेक्शन हो गया, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नेल इन्फेक्शन हो गया, साइनस इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो फंगस कहाँ मिलती है? ये फंगस हमें मिल सकती है सॉइल में मिल सकती है, हमें वाटर में मिल सकती है। फंगस के बारे में बात करें तो हमें सॉइल में मिल सकती है, हमको वाटर में मिल सकती है, हमको एयर में मिल सकती है। ठीक है, हमको वेजिटेबल्स में मिल सकती है, हमको रोटन मतलब जो सड़ चुके हैं उनमें मिल सकता है, रोटन वेजिटेबल्स में मिल सकता है, हमें ऑर्गेनिक मैटर में मिल सकता है। तो यानी हमें जो फंगस है वो कहीं भी मिल सकता है। तो अगर ऐसे बोलूँ कि ब्लैक फंगस आज ही सुना है क्या ऐसा नाम? नहीं भाई, ब्लैक फंगस पहले से ही हमने सुना हुआ है और ब्लैक फंगस हमारे सराउंडिंग में घूमता रहता है। जो ब्लैक फंगस है हमारे सराउंडिंग में, तो सर आज क्यों इसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है? आज ही क्यों, अभी इसी टाइम में क्यों? क्योंकि पहले जब हमें ऐसा कोई फंगस आता था तो हमारी बॉडी के अंदर जो WBC हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, वो इसके खिलाफ एक्शन करते थे और ये काम नहीं कर पाता था। अब हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो लगातार वीक हो रही है और बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ये जो ब्लैक फंगस है ये अपना एक्शन प्ले कर पा रहा है। तो अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं, अगर मैं देखूं कि भारत के किन राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो लगभग हमें इन सब राज्यों में देखने को मिल रहा है। और जहां पर अगर मैं डाटा बोलता हूं तो ये जो डाटा है, ये जो नज़र आ रहा है हमको 17 मई 2021 का डाटा नज़र आ रहा है। इन राज्यों में हमें ब्लैक फंगस देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है। ठीक है, दूसरा, अब ये राज्यों की वो सूची है जिसमें हमें पता चल रहा है कि इस राज्य में कितना लोगों को ब्लैक फंगस हो चुका है। जैसे मैं बात करूं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है, 1500 केसेस हैं जिसमें लगभग डेथ जो 90 हो चुकी हैं। गुजरात में काफ़ी केसेस आ चुके हैं, अप्रॉक्स 1500 यहाँ पर भी हैं। ठीक है, हमें तेलंगाना में देखने को मिलता है, MP में देखने को मिलता है, हरियाणा में देखने को मिलता है। ये डाटा फ्लक्चुएट करता रहेगा। ये डाटा अभी टिल मई 19 का है, आज 23 तारीख है, तो डाटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको अपना एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है, एक एपिडेमिक डिजीज घोषित कर दिया है। ये वर्ड का ध्यान रखना, मैं जब भी बोलूँ नोटिफाइबल डिजीज, इसका मतलब ये है कि जिस भी हॉस्पिटल में जहाँ पर भी इसका इलाज होगा वो लोग सरकारी संस्थाओं को इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, सरकारी संस्थाएं हैं उनको जानकारी दिए जाएंगे। तो 8 राज्य हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हरियाणा है, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जिन्होंने इसे नोटिफाइबल या मैं बोल दूं एपिडेमिक डिजीज घोषित कर दिया है। एपिडेमिक की अगर मैं बात करता हूं तो एपिडेमिक एक्ट आता है, उस एक्ट के थ्रू इनको नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया जाता है। अब आते हैं सीधी बात। ठीक है, हमको कैसे पता चले कि हम लोगों को या किसी को भी ब्लैक फंगस होगा? ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ म्यूकोरमाइकोसिस की, ये जनरली एक रेयर इन्फेक्शन है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं कैसे देखूँ? ये कहीं भी मिल सकता है, ये हवा में है, प्लांट्स में है, मिट्टी में है, खाद में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, हमारी एयर में है। तो मैं कैसे देखूँ कि अगर मेरा सर दर्द है तो मुझे कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं? तो सीधी सी बात समझेंगे,
ठीक है, हम इसको डायग्नोस करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो अगर मैं ब्लैक फंगस के बारे में बोलता हूँ, डेंजरस, हाँ सर बिल्कुल डेंजरस है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो डेंजरस बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी फर्टिलिटी रेट की बात करूँ तो 54%, यानी इतना ज़्यादा खतरनाक ही है। अब सुनना, यहाँ आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देख लिया ब्लैक फंगस क्या है, हमने देख लिया फंगस कैटेगरी क्या है। अब हमको देखना है कि किन लोगों पर या कहाँ पर हाई रिस्क फैक्टर आता है। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ कि कौन से पेशेंट रिस्क पे हैं, ठीक है, तो पेशेंट्स है रिस्क, तो पेशेंट किन किन के लिए, देखो सबसे पहला पॉइंट, जिन आदमियों को कोरोना हो चुका है या कोरोना अभी है, यानी पोस्ट कोरोना भी कह सकता हूँ और मैं प्री कोरोना भी कह सकता हूँ। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका है या पहले रहा है, उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है? उनको लगातार स्टीरॉयड्स दिए गए हैं, उनको लगातार एंटीबायोटिक दी गई है, जिनके कारण क्या है, उनका जो इम्यून है, जो उनका फॉरेन मटेरियल तरफ लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो चुकी है। तो सबसे पहला और हाई फैक्टर जो है वो कोविड पेशेंट या जो ठीक हो चुके पेशेंट है, उनको सबसे पहले फंगस इन्फेक्शन पकड़ता है। दूसरा, जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, यानी जिनका जो शुगर है वो लेवल से अप जा चुका है और एक अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, तो ये दूसरा फैक्टर है, ये दूसरे लोग हैं जिनको ये फंगस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। अच्छा, ये दोनों चीज़ कंबाइन भी हो सकती है, वो कोरोना पेशेंट भी हो सकता है और वो डायबिटिक पेशेंट भी हो सकता है। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो ये दोनों एक साथ मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यानी कोरोना पेशेंट है वो डायबिटिक भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जो डायबिटीज़ वाला है ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा, जो लगातार स्टीरॉयड्स ले रहे हैं या बहुत हाई स्टीरॉयड्स इनटेक पर चल रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो जाती है, तो उनको भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है। चौथा पॉइंट, जो कोई कोरोना पेशेंट होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से वाटर एनिमिलेशन तरीके से ऑक्सीजन को ले रहा है, तो यहाँ पर जो कई बार क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और जहाँ से ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल नहीं है, तो यहाँ से भी फंगस आने का चांसेस है, क्योंकि वो डायरेक्ट इनटेक कर रहा है। तो यहाँ से भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आदमी ब्लैक फंगस से ग्रसित हो सके या माइकोसिस से ग्रसित हो सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फिफ्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जिस व्यक्ति के सीरम के अंदर, ठीक है, आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको भी ये फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पेशेंट की अगर बात करें तो ये वो 5 पेशेंट है, और इनमें हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई पहले ही किसी इन्फेक्शियस बीमारी से ग्रसित है तो उसको भी हो सकता है, या मैं ऐसे बोलूँ किसी को कोई जल गया है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो बॉडी का पार्ट जल चुका होता है उसके ऊपर से एपिडर्मिक लेयर हट जाती है और वो इन्फेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी को चोट लगी है, बर्निंग है, या कोई वोंड्स है या कोई घाव है, तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेशेंट आपको पता लगे कौन ज़्यादा रिस्क पे है, तो कोविड पेशेंट प्री और पोस्ट दोनों, डायबिटिक पेशेंट चांसेस ज़्यादा है, हाई स्टीरॉयड्स वाले के चांसेस ज़्यादा हैं। हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो स्टेराइल कई बार नहीं होता है, सीरम का लेवल इंक्रीज हो जाए आयरन उसके अंदर, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है। कोई फर्दर इन्फेक्शन है तो चांसेस, जैसे इन्फेक्शन की बात करूँ, एड्स टाइप, इम्यून सिस्टम जीरो होता है वहाँ पे, तो उस तरह में, और किसी को जल गया है, कोई चोट लगी है, वो ये चांसेस है। सर ये एंटीबायोटिक लेने पे क्या दिक्कत है? एंटीबायोटिक लेने पे क्या दिक्कत होती है कि एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस यानी जो फॉरेन मटेरियल है उनको मारने का काम करती है, लेकिन कई बार इसके साथ साथ हैवी एंटीबायोटिक की वजह से वो हमारे प्रोटेक्टोरेट जो एंटीबायोटिक है उनको भी अपने साथ बहा ले जाती है, ठीक है, तो इसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए कि इन सब लोगों को हाई रिस्क पर रखा जाता है। अब ये पता लग गया कि कौन से पेशेंट हाई रिस्क पर हैं, लेकिन हम डायग्नोज कैसे करें? तो आपको डायग्नोज कैसे करना है? आपको डायग्नोज सीधा सा एक तरीका करना है कि जिन व्यक्तियों को आइज़ में कुछ इशू हो रहा है, आइज़ में इशू का मतलब या तो उनकी आंखें लाल हो रही हैं, या उनको विज़न जो है वो धुंधला पड़ रहा है, या डबल विज़न आ रहा है, या यहाँ पर फ्रोजन आई का मतलब क्या होता है कि उनकी जो आई का मूवमेंट है वो रुक गया है, तो वो एक चांस रहेगा कि उनको ब्लैक फंगस हो रहा है। दूसरा, अगर देखो सीधा सा सिंपल फंडा बताता हूँ, जो स्टार्टिंग का फेस होता है उसमें आपको हेडेक हो सकता है, उसमें आपको बॉडी पेन हो सकता है, उसमें आपको फीवर हो सकता है, उसमें आपको रेडनेस ऑफ आई हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है हमें स्टार्टिंग फेसेस में ये नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा बहुत कान में दर्द है, आँख में दर्द है, ये चीज़।
लेकिन जब वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड निकल जाता है, तो उनके जबड़े के अंदर यहाँ पर हमारे तलवा जो होता है, पैलेट बोलते हैं, यहाँ पर एक लेयर जम जाती है, एक ब्लैक कलर के डेड टिश्यूज आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो एक पॉइंट आ गया जहाँ पर आपका जो ब्लैक फंगस है वो एक क्रिटिकल स्टेज में चला गया। इसी को बोलते हैं हम ब्लैक न्यूरोटिक। क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं हम ब्लैक न्यूरोटिक। ब्लैक न्यूरोटिक है हमारे मुंह के अंदर टिश्यू जम जाना। ऐसे ही हमने देखा है काफ़ी केसेस में नाक के अंदर भी ब्लैक कलर के टिश्यू जम जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्लैक स्कर। क्या बोलते हैं? ब्लैक ईसा। तो ये क्या है? ये वो डेड टिश्यूज हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब और क्रिटिकल क्या हो सकता है? इसी आई के थ्रू वो हमारे ब्रेन स्ट्रोक कर सकते हैं, यहाँ पे खून का दबाव रोक सकते हैं, हेमोरेज हो सकता है, ठीक है, दिमाग की नसें फट सकती हैं। तो ये कुछ एक जो क्रिटिकल स्टेज है वो ये सारे कारण हैं। तो हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से, ठीक है, कैसे हम इसको डिटेक्ट करें, ये तो मैंने क्रिटिकल बता दिया। तो मैं जो स्टार्टिंग फेज के बारे में बात करूं, इनमें से अगर कोई चीज़ आपको लगता है तो आपको क्या करना है? आपको फटाफट से MRI कराना है, ठीक है, आपको फटाफट से क्या कराना है? आपको फटाफट से MRI कराना है। आपको लगातार अपना ब्लड शुगर देखते रहना, अगर वो बढ़ रहा है तो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके नाक में ऐसा कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, यानी आपकी नाक बह रही है या आपको नाक बंद होने का एहसास हो रहा है, तो फटाफट से डॉक्टर से मिलें, ENT डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आई में कोई इश्यू चल रहा है, फटाफट से आई डॉक्टर के पास जाएं। अब इन केसेस को कैसे देखेंगे? इन केसेस को हम देखेंगे कि डायबिटिक वाला फटाफट से चेक कर सकता है, हेडेक हो रहा है या आपका फेस कई बार स्वेल कर जाता है इन केसेस में, तो आप फटाफट से क्या करें? आप फटाफट से MRI कराएं, फटाफट से CT स्कैन कराएं, फटाफट से आप डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका एंडो हो सके, आपका पता चल सके कि कोई ऐसा फंगस ग्रो तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि बीमारी कहाँ कहाँ फैल रही है। अब हमको ये सब चीज़ें के तो कर रहे हैं, ये तो सब बातें जब हैं जब हमको सिम्टम आने लगे, लेकिन उसके अलावा हम क्या करें? उसके अलावा जो लोग अभी घर पर सेफ हैं, सबसे पहला पॉइंट है हाइजीन का ध्यान रखें, बिल्कुल अपने आसपास साफ सफाई रखें। गार्डनिंग जो करते हैं, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, वो अवॉइड करें मिट्टी में जाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? आप अच्छे से गार्गल करें और हो सके तो आयोडीन गार्गल करें जिसमें नमक हो, ठीक है। मतलब आपको ब्रशिंग अच्छे से करना है, आपको गार्गल करने हैं, ठीक है। तीसरा, ये चौथा पॉइंट, जो लोग कोविड पेशेंट है वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को अच्छे से स्टेराइल कराएं, तभी उसका इस्तेमाल करें। पांचवा, अननेसेसरी स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें, ठीक है, और एंटीबायोटिक जब जरूरत हो तभी लें, अदरवाइज मत लें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिकॉशन मेजर पे रख सकते हैं। हम लोग जहाँ भी जाएं मास्क वेयर करें और बेसिकली N95 को ज़्यादा प्रेफर करें। N95 मास्क वेयर करें और इस मास्क को भाई आप धोते रहिए, हर 2 या 3 दिन बाद आप इसको वॉश करें, क्योंकि बाहर से जो अलग अलग फॉरेन मटेरियल इसके अंदर होते हैं तो इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने घर पर रहें, स्टे इंडोर, ठीक है। डायबिटिक चेक करें, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ महामारी फैल रही है तो आप लोगों को शांत रहना है। ज़रूरी नहीं कि आपको हेडेक है तो वो म्यूकोमाइकोसिस है। अगर आप स्टेरॉइड नहीं ले रहे तो डरने की जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक नहीं खा रहे तो डरने की जरूरत नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं हो तो इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ ब्लैक फंगस नहीं है, और जिनको ये सब चीज़ें, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, अगर उनमें हल्का सा भी ऐसा कुछ सिम्टम नज़र आता है, जो हमने अभी बात की हाई रिस्क पेशेंट के बारे में, वो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर एक बार ये बढ़ जाता है, अगर एक बार ये पकड़ बना लेता है, तो इसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी में हो सकता है, मान लो बहुत सारे केसेस में जहाँ पर आँख में इन्फेक्शन हो गया था, तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए आँख तक निकाली गई है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और जिन लोगों को हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एंटी फंगल जो दवाइयाँ चल रही हैं वो तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी अपनी सराउंडिंग को देखते रहना है, हाइजीन का ध्यान रखते रहना है, हेल्दी खाना है, वेजिटेबल जो लेके आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, कोई भी रोटन फ्रूट या वेजिटेबल नहीं खाना है। उम्मीद करता हूँ ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी आपको पूर्णतः रूप से मिल गई होगी, कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का।